अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। आज की बड़ी बात, माशी मैदान में हुकूमत को कई महीने मुश्किलात के बाद आज मस्बत खबरें मिलना शुरू हुई। स्टॉक मार्केट में तेजी आई, रुपए की कदरें मुस्तकम होती नजर आई। लेकिन इन अच्छी खबरों के दरमियान आज अचानक ये खबर आई कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन हारून शरीफ ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। हारून शरीफ के मुताबिक उन्होंने इस्तीफा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भिजवा दिया है। जैसे ही वो मंजूर करेंगे वो अपना ओहदा छोड़ देंगे। हारून शरीफ के बकौल उन्होंने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया। लेकिन बड़ी बात की ज़राए के मुताबिक हारून शरीफ के मुशीर खजाना हफीज शेख, इसके अलावा मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद से और ब्यूरोक्रेसी से मुख्तलिफ मामलात पर इख्तिलाफात थे और उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा था, और यही वजह है कि वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। ताहम आज बड़ी बात की बड़ी खबर यह है कि हारून शरीफ अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अगर वज़ीर-ए-आज़म उनके काम के दौरान आने वाले मसाइल और मुदाखलत को ख़त्म कराने की यकीन दहानी करवाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता बरस अक्टूबर में हारून शरीफ को चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड तैनात किया था और उनके इस्तीफे की खबर ऐन उस वक्त सामने आई है जब गुज़श्ता रोज़ स्टेट बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में यह इंकशाफ किया कि रवां माली साल के इब्तिदाई 10 माह में गैर मुल्की सरमायाकारी में 51% यानी आधे से ज़्यादा की कमी आई है। स्टेट बैंक के मुताबिक रवां माली साल जुलाई ta अप्रैल के दौरान बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 1 अरब 37 करोड़ डॉलर रही, जो गुज़श्ता साल इसी दौरानिए में 2 अरब 84 करोड़ डॉलर थी। पहले ही मुश्किल माशी हालात और गैर मुल्की सरमायाकारी में शदीद कमी के बाद बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में आया ये नया बहरान हुकूमत के लिए कितना चैलेंजिंग होगा। ये सवाल भी खड़ा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म अपने हर बैरून मुल्क दौरे में गैर मुल्की इन्वेस्टर्स को लुभाने की कोशिशें करते हैं, मुल्क में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के वादे और दावे कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की सूरत हाल में इन सारे मामलात पर कैसे अमल होगा। बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म की माशी मुशावरती काउंसिल के रुकन डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबिक चेयरमैन हारून शरीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हारून शरीफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अचानक आपके आज रिजिग्नेशन की खबर आई और आप ये कह रहे हैं कि जी वो ज़ाती वजूहात की बिना पर आपने इस्तीफ़ा दिया। पाकिस्तान में जो भी इस्तीफ़े आते हैं उनमें कोट ऑन कोट ज़ाती वजूहात ही बताई जाती हैं, लेकिन असल पस मंज़र क्या है? आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे थे, लेकिन अचानक ये इस्तीफ़ा, सुबह बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आज मीटिंग भी थी, उसके बाद आपका ये इस्तीफ़ा सामने आया। जी अल साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। देखिए, जो मैंने स्टेप डाउन करने का फैसला किया है वो ज़ाती वजूह पे ही होता है, क्योंकि आपकी वजूहात ज़ाती होती हैं तो आप एक अपना करियर का डिसीजन लेते हैं, तो इसमें तो सभी लोग आई एम श्योर इसी वजह से करते हैं। मेरा किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई कुछ ऐसा नहीं था। हाँ, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि जो हम काम कर रहे थे उसके अंदर अब हम जो बहुत से पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स थे वो इस लेवल पे आ गए थे कि लोड बढ़ता जा रहा था और जो हमें सपोर्ट चाहिए थी ब्यूरोक्रेसी से फैसला साजी की, उस पे खासी सुस्त रवि आ गई थी। ठीक है हारून साहब, एक तो ब्यूरोक्रेसी से काफ़ी लोगों को भी शिकायत हैं और आपने जितना काम किया, अब वक्त आ रहा था आपसे, जब आपने ओहदा जब आप संभाल रहे थे, उससे पहले भी बड़ी बात में हम बात कर चुके थे, उस वक्त आपके पास एक जामे प्लान था जो अब आप इम्प्लीमेंट कर रहे थे। लेकिन अब जब इम्प्लीमेंट करने की बात आई तो ऐसे वक्त में तो फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब को स्टेप इन करना चाहिए कि हारून शरीफ साहब, आपको मसाइल क्या हैं, मुश्किलात क्या हैं, और हमारी इत्तलात ये हैं कि PM ऑफिस से भी आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा था जो मिलना चाहिए था। देखिए जी, ये एक ओवरऑल पाकिस्तान जो है ना एक ट्रांजिशन में आ गया है, तो मेरा अपना जाती ख्याल है कि मुझे जो जितना सपोर्ट चाहिए था ताकि हम फास्ट ट्रैक करते कि जो प्रोजेक्ट्स डेवलप हो गए थे, वो शायद उसके लिए इदारे तैयार नहीं थे। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान को अगर आप देखें तो तवज्जो जो है गालिबन वो ज्यादातर जो है इस वक्त बैलेंस ऑफ पेमेंट और करेंसी फ्लक्चुएशंस की तरफ चली गई, तो बजाय इसके कि हम ज्यादा तवज्जो दें कि हमारे जो ऑनगोइंग ट्रांजैक्शंस हैं उनको मटेरियलाइज किया जाए, तो कैपेबिलिटी तो एक लिमिट होती है ना, आप सब काम नहीं कर सकते। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि जो फैसला साजी पाकिस्तान को चाहिए कि इन्वेस्टर की हर्डल्स को तेजी से खत्म करे, उसको चैंपियन किया जाए, तो वो पाकिस्तान जो है अभी उसके लिए बहुत ज्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत है।
ٹھیک ہے ہارون صاحب، اگر تو ہماری خبر تو یہ تھی اور آپ کی باتوں سے بھی یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ جو بھی وجوہات تھیں اگر وہ دور کر دی جائیں، آپ کے تحفظات دور کر دیے جائیں، آپ کی شرائط پر آپ کو یہ کہا جائے کہ جی وزیر اعظم صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنا استعفیٰ واپس لے لیں، آپ کام کرنے کے لیے پھر بھی تیار ہیں؟ میں پاکستان کے لیے کام کرنے کو جی نوکری کے بغیر بھی تیار ہوں. میری کمٹمنٹ انکنڈیشنل ہے. میری نہ تو کوئی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ میری بہت اچھے تعلقات ہیں، کوئی ان سے مجھے شکایت نہیں ہے. یہ تو دیکھیں ایک سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر ویکیوم کے اندر کوئی بھی انسان ڈیلیور نہیں کر پاتا، تو وہ تو پوری ٹیم کو کھڑا ہونا پڑتا ہے نا جی. تو میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں اس وقت پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، میرے لیے نہیں، کہ پاکستان اس وقت انٹرنیشنل انویسٹرز کو ایک کانفیڈنس دے کہ یہ ملک جو ہے بڑی ٹرانزیکشنز کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے لیے ایک مائنڈ سیٹ بدلنا پڑے گا. جو ریگولر سسٹم ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پائے گا. یہ میرا تھیسس ہے. میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. جن ممالک نے ایکسٹرا آرڈینریلی انویسٹمنٹ اٹریکٹ کی ہے انہوں نے فاسٹ ٹریک کرنے کے لیے انسولیٹ کر کے ایسے سسٹم بنائے ہیں کہ انویسٹر آئے ایئرپورٹ سے لے کے ان کی ڈیلیوری تک ٹوٹل ایک انڈیپینڈنٹ سسٹم بن جائے. ابھی ہمارے پاس اس کی بہت گنجائش باقی ہے. تو میں کیونکہ اب اللہ کے فضل سے 30-35 ارب ڈالر کے پروجیکٹس پائپ لائن میں چل رہے ہیں، میری ابھی بھی ایڈوائس بھی ہے اور پریئر بھی ہے کہ پاکستان جو ہے اپنا مائنڈ سیٹ کو، اپنی انرجیز کو اس طرف لگائے تاکہ انویسٹر کو نظر آئے کہ ہائیسٹ لیول کے اوپر ان کے ایشوز ریزالو کیے جا رہے ہیں. ہارون صاحب، آپ نے جو بات کی 35 ارب ڈالر کے پروجیکٹ جو ہیں وہ یقینی طور پر آپ نے ان میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، وہ پائپ لائن میں ہیں. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل جو انویسٹرز ہیں ان کو کانفیڈنس بھی دینا پڑے گا. لیکن اگر ایسے فیصلے ہوں، اس سے پہلے اچانک ایبرپٹلی جو ہے اسد عمر صاحب کو ایسے ہٹا دیا گیا جب IMF سے معاملات تقریباً طے پا چکے تھے، اب یہ ڈیسیجن جو ہے تو ایسے میں کانفیڈنس کیسے ملے گا انویسٹر کو، خصوصاً فورن انویسٹرز جو ہیں؟ جی دیکھیے، یہ میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر ریلیشن شپ کا ایک بہت امپورٹنٹ تعلق ہے. سو کیونکہ آپ کا ایک ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے تو بات آگے چلتی ہے. تو کیونکہ میں پچھلے 8 ماہ سے ایوری ڈے بلکہ دن میں کئی دفعہ ان سب انویسٹرز اور لوگوں کے ساتھ انوالوڈ رہا ہوں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان پہ وہ رسک لینا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں نمبر آف چیمپئنز چاہیے جو ان میں کانفیڈنس انسپائر کریں. کوئی ایک انڈیویجول نہیں کر سکتا، یہ پوری ٹیم ہے. میں تو چلے فیس تھا نا جی، ان کو پتا لگنا چاہیے کہ اگر وہ انرجی میں کرنا چاہ رہے ہیں تو پوری انرجی منسٹری پیچھے کھڑی ہے، اگر وہ پیٹرولیم میں کرنا چاہ رہے ہیں تو ایکچولی وی آر دیئر ٹو فیسیلیٹیٹ. تو یہ چیزوں کے لیے ابھی میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ ہم ابھی تک دنیا بہت تیز پیس پہ جا رہی ہے، ہم اس کو کیچ اپ نہیں کر پا رہے اس سپیڈ پہ جہاں ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ ساری چیزیں اور صوبے بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ ہمارے تو مثلا ایک انویسٹر کی ٹرانزیکشن کے لیے میں بتاتا چلوں کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ 30 اداروں سے ڈیل کرتا ہے. اب وہ 30 اداروں کو کنوین کرنے کے لیے we need to have full support at the highest level تاکہ ہم اس کو تیزی سے مشین کو چلا سکیں. تو میں کیونکہ دیکھ رہا تھا کہ جو کام بڑھ رہا تھا تو ہمیں اس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ابھی مائنڈ سیٹ اس پہ غالباً تیار اتنا نہیں ہے. ٹھیک ہے ہارون شریف صاحب، جاتے جاتے آخری سوال آپ سے میرا یہ ہوگا کہ اسٹیٹ بینک کی جو رپورٹ ہے پچھلے 10 مہینوں میں تقریباً وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 51% فورن انویسٹمنٹ جو ہے ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ اس میں کمی آئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، وہ جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے جی وہ نیٹ ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ دکھا رہے ہیں. انفلو ہمارا تقریباً اس سال بھی اتنا ہی ہے، 2 کچھ بلین جتنا پچھلے برس تھا. اور خوش آئند بات یہ ہے کہ یہ انفلو زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر کے دفعہ کیمیکل، کنسٹرکشن، ان سیکٹرز میں جا رہا ہے. جو ایک بہت بڑا آؤٹ فلو ہوا ہے جس کی وجہ سے نیٹ گر گئی ہے جو تقریباً ½ بلین سے بھی زیادہ ہے، وہ کوئی انرجی سیکٹر کا پروجیکٹ تھا چین کا ہب میں، جو انفراسٹرکچر کا، جہاں پہ انہوں نے ڈس انویسٹ کیا ہے. تو یہ اس کی وجہ سے نیٹ انویسٹمنٹ گر گئی ہے. لیکن اوور آل پرائیویٹ سیکٹر میں تقریباً 90 سے 100% بڑھی ہے.
लेकिन ये एक इतनी बड़ी आउटफ्लो हुआ तो नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसलिए पिछले साल की निस्बत कम हो गई है। अच्छा अरुण साहब, ये जो डिसइन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं एनर्जी सेक्टर में, उसकी वजह आप बताना पसंद करेंगे? क्या वजह थी? क्या जाती वजह से चाइनीज कंपनीज ने ये किया या कुछ वो भी यही मामला थे? मैं उसको इंक्वायर कर रहा हूँ जी, लेकिन मुझे अभी तक कंफर्म नहीं पता चला था, लेकिन मुझे ये जरूर पता चला था क्योंकि ओवरऑल हमारे मुल्क की जो थी तवज्जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर से मूव करके प्राइवेट सेक्टर की तरफ चलेगी, तो गालबन उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स और आगे की चीजें होंगी शायद उसमें स्लो डाउन हो गया होगा। हारून शरीफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड जो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी तक उनका इस्तीफ़ा जो है बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली वो मंजूर नहीं किया। डॉक्टर आबिद कयूम सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपने सुना हारून शरीफ साहब को, अब इससे ज़्यादा मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, आपसे कमेंट लेना चाहूँगा कि ये जो सिचुएशन है, जो अपने वो एक फ्रस्ट्रेशन होती है उसका इजहार कर रहे थे कि मैं 35 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो बहुत बड़ी रकम होती है, वो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स, और अचानक वो, और मेरी इत्तलात ये है कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग चेयर करनी थी, वो वहाँ नहीं पहुँच सके, सारे वो आए, तो शायद वो उसमें फ्रस्ट्रेशन में आकर हारून शरीफ साहब ने जो है वो अपना रिजिग्नेशन दे दिया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उन्हें सपोर्ट नहीं है, ब्यूरोक्रेसी से सपोर्ट नहीं है, मुशीर ख़जाना उनको सपोर्ट नहीं दे रहे, रज़ाक दाऊद साहब उन्हें सपोर्ट नहीं दे रहे, फिर तो उन्होंने रिज़ाइन ही करना है। अब उनको सपोर्ट किस किस से नहीं, बाय नेम तो मुझे नहीं मालूम, हारून साहब ने भी नाम नहीं लिए, लेकिन ये ज़रूर है कि हमें सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। और आपको याद होगा असद उमर साहब को जब हटाया गया तो मैंने उस वक्त एक कॉलम लिखा था द न्यूज़ के लिए, जिसमें मैंने लिखा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब को अपनी टीम के प्लेयर्स की पोजीशन तो तब्दील करते रहना चाहिए कामयाब कप्तान की तरह, लेकिन उनको ड्रेसिंग रूम पॉलिटिक्स पे भी कंट्रोल करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये आज का जो वाक़या है हारून साहब का, जो अगर फ्रस्ट्रेशन में आके भी उन्होंने रिज़ाइन दिया है, तो ये उसी ड्रेसिंग रूम पॉलिटिक्स की अक्कासी करता है किसी न किसी लेवल पे। जब ब्यूरोक्रेसी आपकी बात नहीं मान रही होती, या जब सिस्टम आपके साथ नहीं चल पा रहा होता, या आपकी पेस पे नहीं चल पा रहा होता, तो यकीनी तौर पे उसके पीछे बहुत से मुहर्रकात होते हैं, और उन मुहर्रकात को प्राइम मिनिस्टर को देखना होगा। आई वुड से कि हारून शरीफ वाज वन ऑफ द सेन वॉइसेस, और स्टिल वन ऑफ द सेन वॉइसेस इन द कैबिनेट, जिनके पास इनोवेशन है, एक्सपीरियंस है, और वो अगर हम बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के पिछले 5-6 माह की कारकर्दगी देखें तो बल्कि ये जो हुआ था इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कॉन्फ्रेंस, इसके पीछे भी हारून शरीफ का बड़ा हाथ था। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने इसको इनिशिएट किया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ मिलकर की गई। अच्छा डॉक्टर साहब, इकोनॉमी पे मजीद भी ब्रेक पे चलते हैं, उसके बाद आपसे बातचीत होगी, लेकिन जाते जाते नाज़रीन एक कमेंट यहाँ पे कर दें कि वो लॉबीज़ या वो लोग जो इकोनॉमिक टीम है प्राइम मिनिस्टर साहब की, स्टेट बैंक का गवर्नर साहब को चेंज किया गया, फिर FBR के चेयरमैन को चेंज किया गया, ये वाहिद एक जगह रह गई थी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में जिसके चेयरमैन हारून शरीफ साहब थे। अभी ये जो इतलात सामने आ रही हैं वो यही कि जिस ड्रेसिंग रूम पॉलिटिक्स की तरफ डॉक्टर साहब ने इशारा किया, उसी की वजह से जो है उन्हें काम नहीं करने दिया गया और आज वो रिज़ाइन कर गए। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद अकबर अज़ैदी मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, स्टॉक एक्सचेंज में बड़े अरसे बाद आज तेज़ी दिखने में मिली। इसके अलावा रुपए की कदर जो है वो 3-4 दिनों के मुकाबले में आज कदरे मुस्तहकम रही, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जो इंटरेस्ट रेट तकरीबन 12.25 तक पहुंचा दिया गया है, उसकी वजह से क्या इकोनॉमी मजीद स्लो डाउन होगी? हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कई दिन तक मुल्की मैशत पर छाए मनफी बादल आस्ता आहिस्ता छटना शुरू हो गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हो या डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर, दोनों जानिब से आज कुछ अच्छी पॉजिटिव खबरें सामने आई। गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 3 साल तारीख की कम तरीन सतह पर जा गिरी थी और यह गिरावट का सिलसिला गुज़श्ता कई रोज से बरकरार था। ताहम आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान रहा। मार्केट 1195 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 34,000 पॉइंट्स पर, आज 34,637 पॉइंट्स
पर बंद हुई। माशी माहिरीन के मुताबिक गुज़श्ता 3 माह के दौरान पहली बार मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई, जिसकी मुमकिन वजह हाल ही में मार्केट के अराकीन की मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख से मुलाकात और हुकूमत की जानिब से तकरीबन 20 अरब रुपए का फंड जारी करने का जो इम्कान है वो बताया जा रहा है। स्टॉक मार्केट के अलावा आज रुपए की कदर में कदरे थोड़ा सा इस्तेकाम देखने में आया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 1 रुपए कम होकर तकरीबन 153 रुपए पर आ गई, जबकि इंटर बैंक में मामूली कमी के बाद डॉलर 152 रुपए पर बंद हुआ। गुज़श्ता रोज बड़ी बात में वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने एक दावा किया था कि हुकूमत रुपए की कदर में इस्तेकाम लेकर आएगी। जो है डील फाइनल हो जाए तो मार्केट में स्टेबिलिटी का फैक्टर ज़्यादा जो है वो आएगा। इस चीज़ को आप जहन से मत निकालिए प्लीज़ कि ये जो हुआ है डॉलर का जो सर्ज हुआ है, जो कुछ ब्लैक मार्केटियर्स बैठे हुए हैं उन्होंने देखें ये बिल्कुल गिद्धों की तरह कि इनको ना मुल्क की परवाह है ना आवाम की परवाह, इनको सिर्फ अपने पेट की परवाह है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये मामला इंशाल्लाह सेटल हो जाएगा और कुछ दिनों में आप देखेंगे कि मुझे ये भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये वापस भी नीचे भी जाएगा। माशी मैदान में हुकूमत के लिए एक और अच्छी खबर, बैरून शुबे में इस्तेकाम की शुरुआत भी है। स्टेट बैंक के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां माली साल के 10 माह में करंट अकाउंट खसारे में 27% कमी हुई। हालिया 10 माह में करंट अकाउंट डेफिसिट या खसारा 11 अरब 60 करोड़ डॉलर रहा, जो गुज़श्ता साल इसी अरसे में 15 अरब 90 करोड़ डॉलर था। मुल्की करंट अकाउंट खसारे में कमी की एक बड़ी वजह दरामदात में 5% कमी है। तान तशवीशनाक बात यह है कि रुपए की कदर में कमी के बावजूद मुल्क की बरामदात 2% कम हुई हैं, जो कि तकरीबन 20 अरब डॉलर बनती है। सरमायाकारों और ताजरों के मुताबिक दूसरी तशवीशनाक खबर स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में मुसलसल इजाफा है। हाल ही में स्टेट बैंक ने शरह सूद तकरीबन 12.25% तक बढ़ा दी थी, लेकिन इतलात ये हैं कि हुकूमत शरह सूद को मजीद 2% बढ़ाने का इरादा रखती है। अगर ऐसा हुआ तो सरमायाकारी मजीद कम होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और अफराते ज़र में भी मजीद इजाफा होगा। मुल्क की माशी सूरत हाल पर बात करेंगे मारूफ माहिर माशियात एस अकबर जैदी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर आबिद कयूम सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चलते हैं एस अकबर जैदी साहब की तरफ। जैदी साहब, तकरीबन कई महीनों के बाद आज थोड़ी सी अच्छी खबरें सुनने को मिली, स्टॉक मार्केट में तेज़ी दिखने में आई और 2-3 दिन के बाद आज रुपए जो है वो कदरे मुस्तहकम रहा, कम से कम मजीद डिवैल्यू नहीं हुआ। तो इसको आप कुछ साइंस, कुछ निशानात हैं, ये कुछ नजर आ रहा है कि इकोनॉमी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सही लेकिन स्टेबलाइज हो जाएगी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स? हरगिज़ नहीं। ये तो ये बात हुई कि 3 महीने से बिल्कुल तबाही मची थी। आज 1000 पॉइंट्स 1100 पॉइंट्स ऊपर हो गए, लोग समझते हैं सब कुछ ठीक हो गया। 11 रुपये 10 रुपये डॉलर के और रुपए के रेट में एक हफ़्ते के अंदर वो तब्दीली आई है। आज 35 पैसे या 40 पैसे बढ़ गया, लोग कह रहे हैं ये तो हम सही हो गए। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है और ये सोचना भी इस तरह गलत है। जब मसाइल इतने गहरे और गंभीर हैं तो उनका एक दिन में ये हो जाना इससे नहीं होता, ये पूरा एक तसलसल होता है, ये देखना पड़ेगा। ये जो अभी आपने क्लिप चलाई थी कि ये कह रहे थे, ये तो मुझे वो इसहाक डार याद आ रहे हैं कि मैं 96 रुपये तक ले आऊँगा डॉलर या 100 रुपये को ले आऊँगा, और उनके एक दोस्त ने कहा था कि वो अपनी टोपी खा लेंगे या कुछ इस तरह की बात जो उन्होंने नहीं की। तो ये इस तरह की बातें करनी भी नहीं चाहिए। हुकूमत को अभी जो इन्होंने IMF के साथ मुआहदा किया है, ये उसमें बहुत बुरी तरह फंसे हैं और मज़ीद फंसेंगे। और इसके जैसे आपका दूसरा हिस्सा जो था आपके बयान का कि इससे बेरोज़गारी बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, अफराते ज़र बढ़ेगी, तो ये सारे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले चंद महीनों में और कुछ अरसे तक। वैसे जैद साहब, उसमें देखें आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन कुछ अगर पॉजिटिव वाइब्स मार्केट ने शो करना शुरू कर दी हैं और शायद हमें अब मजीद, आपकी बात वो ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूं, उसमें तसलसल होगा तभी हम बता सकेंगे, लेकिन कुछ एक लाइट तो नजर आई है थोड़ी बहुत। 20 अरब रुपए डालकर अगर आप लाइट ख़रीदना चाहते हैं, एक बल्ब ख़रीदना चाहते हैं, तो आपको मुबारक हो। ये 20 अरब रुपए डाले हैं इन्होंने और ये पता नहीं कब तक चलेंगे, ये वन ऑफ है। वही बात असल में ये है कि अभी जो हम ये देखें ना पिछले 3 महीने में और पिछले 1 हफ्ते में क्या हुआ है, और आज अगर ज़रा सा उसमें इस्तेहकाम आया है, थोड़ी सी तब्दीली आई है, ठीक है, आप पूरा हक पड़ता है और कहना भी चाहिए कि ये हुआ है आज, लेकिन इससे ये नतीजा आखिर कर देना कि ये अब हम रुख बदल रहा है, ये मेरे ख्याल है कबले वक्त है।
ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب، زیدی صاحب تو سمجھ رہے ہیں کہ جی ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پازیٹیوٹی اور تھوڑی بہت جو اچھی خبریں آئی ہیں یہ اچھی طرف معاملات چلے جائیں گے انشاءاللہ؟ دیکھیے میرے خیال کچھ حد تک میں زیدی صاحب سے متفق ہوں. اکانومی نہ راتوں رات بگڑتی ہے نہ راتوں رات سنورتی ہے. یہ جو ذہن میں تھا کہ جو ہی سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوگا آئی ایم ایف کے ساتھ اس کے بعد ایک بے یقینی کی صورتحال جو ہے چھٹ جائے گی، وہ چھٹنے کی بجائے تھوڑی سی ایکسٹینڈ ہو گئی تھی. اور اس کی وجہ میرا خیال ہے کہ یہ ہے کہ حکومت ابھی تک پورے طریقے سے تمام سٹیک ہولڈرز کو اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لے پائی تھی کہ آئی ایم ایف کے تحت آپ کی گول پوسٹ جو ہے وہ ہے کیا، جو ڈالر کا ایکسچینج ریٹ ہوگا کیا وہ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہوگا، اس کو کس فارمولے سے لیا جائے گا، پرائر ایکشنز اس میں کیا ہیں. یعنی پرائر ایکشن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایگریمنٹ سائن ہونے سے پہلے کون کون سے اقدامات ہیں جو کہ حکومت کو کرنے ہیں، اور کیا جو مانیٹری پالیسی ہے اس کا تعلق پرائر ایکشن سے تھا، جو کہ میرا خیال ہے شرح سود بڑھانا جو تھا وہ بھی اس وقت بہت زیادہ ضروری نہیں تھا. وہ ان اینٹیسپیشن لاسٹ ٹائم بھی جب شرح سود بڑھایا گیا تھا ایک دم سے، جب مزید بھی نومبر میں جب بڑھایا گیا تھا تو اس وقت بھی اسٹیٹ بینک نے اوور ریئیکٹ کیا تھا. اور یہ کل پرسوں بھی جو 12.25 پہ اس کو لے کے آئے ہیں ان اینٹیسپیشن کے جی مہنگائی بڑھے گی. اب مہنگائی اگر بڑھنی ہے 2 مہینے کے بعد تو 2 مہینے کے بعد نئی مانیٹری پالیسی بھی آئے گی، اس میں بھی بڑھایا جا سکتا تھا. تو یہ چیزیں ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ اٹ، کم از کم اب یہ ہوا ہے کہ ڈالر پہ جو بھی آپ نے کلپ دکھایا تھا میں اس سے کافی حد تک متفق ہوں کہ ایک دم سے جو ڈالر کو پر لگے تھے اس میں ایک بڑا اہم رول جو تھا وہ بلیک مارکیٹیئرز اور ہولڈرز کا تھا. جب آپ کے پاس آج سے پہلے جو تھا، آج سے اگر آپ چند مہینے پہلے چلے جائیں مفتاح اسماعیل صاحب کے بجٹ سے پہلے، تو انویسٹمنٹ کے لیے واحد اپرچونٹی جو تھی ملک میں وہ ریئل اسٹیٹ تھی. جو ہی آپ نے ریئل اسٹیٹ پہ کربز لگائیں اور فائلر نان فائلر اور یہ ساری چیزیں لے کے آئے تو اب لوگوں کے پاس پیسہ پڑا ہے جو کہیں نہ کہیں انویسٹ کرنا تھا. اور یہ سارا پیسہ جو ہے یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈالر میں انویسٹ ہو رہا ہے. ڈالرائزیشن آف اکانومی جو ہے وہ شروع ہوئی اور لوگوں نے اس میں پچھلے 2-3 دن میں کافی پیسے بھی بنائے. اب وہ اس کی ایک بڑی وجہ ہے. بڑی وجہ. اور اب اگر یہ اسٹیبل ہو جاتا ہے 151 پہ اور اگر آنے والے بجٹ میں ریئل اسٹیٹ کو تھوڑا سا ریلیکس کر دیا جائے گا تو آپ دیکھیے گا کہ یہی ڈالرز جو ہیں یہ پھر روپیز میں کنورٹ ہو کے باہر آ کے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ ہونا بھی شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ڈالرز پہ وہ پروفٹ نہیں مل سکتا جو کہ ریئل اسٹیٹ پہ بناتے تھے لوگ. ٹھیک ہے. ایسا اکبر زیدی صاحب، ڈاکٹر صاحب نے جس طرح کہا، مجھے ایک بات آپ سے سمجھنی ہے کہ ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے اس پر کلیئرٹی نہیں ہے کہ کیا ڈالر کو آلریڈی انہوں نے فری فلوٹ کر دیا ہے، کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. یہی کہا جا رہا ہے کہ جی ڈالر سمگل ہو رہا ہے، جو ہیں وہ لوگ ذخیرہ کر رہے ہیں ڈالر کا اور اس کی وجہ سے روپے پر کافی پریشر آیا ہے. یہ ہو رہا کیا ہے؟ کیا ڈالر آلریڈی آپ کے خیال میں فری فلوٹ ہو چکا ہے؟ اگر نہیں ہوا تو پھر اسٹیٹ بینک نے انٹروین کیوں نہیں کیا ڈالر 154-55 تک اگر پہنچ گیا تو؟ آپ نے اپنی سوال کا جواب خود ہی دے دیا. بالکل یہی کہ یہ فری فلوٹ چل رہا ہے اور ابھی تک جو معاہدہ سامنے آیا ہے پوری طرح نہیں آیا. جو بھی آیا ہے اس میں ایک بات بہت واضح ہے کہ فری مارکیٹ اوپن ایکسچینج ریٹ ہوگا، جو میرے خیال سے بالکل غلط ہے. ترقی پذیر ممالک میں ایسا ہوتا نہیں ہے. کنٹرول ہوتا ہے، سینٹرل بینک جو ہوتا ہے، اسٹیٹ بینک جو ہوتا ہے وہ مداخلت کرتا ہے. اور خاص طور پہ پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں والیٹیلیٹی بہت ہے، اتار چڑھاؤ بہت تیزی سے ہوتا ہے. یعنی اگر ریمیٹنسز آ رہے ہیں تو پھر ریٹ فرق ہو گیا، ایک دم اوپر نیچے ہوتا ہے. جیسے انہوں نے کہا عابد نے کہ اگر ریئل اسٹیٹ سے ادھر جا رہے ہیں اسپیکولیشن کے لیے، تو پاکستان کے جیسے ملکوں میں والیٹیلیٹی نہیں چاہیے، اسٹیبلٹی چاہیے. اس کے لیے اسٹیٹ بینک آہستہ آہستہ اگر اپنا انٹرونشن کرتا، ڈیویلیو کرتا، 1 روپے 2 روپے 3 روپے جتنا بھی کرتا وہ بہتر ہوتا. تو آپ نے خود اپنے سوال کا جواب دے دیا کہ اگر اس میں اسٹیٹ بینک اگر انٹروین نہیں کر رہا، کیا ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ اب فری مارکیٹ ہو گیا؟ اور میرا خیال ہے بالکل یہ فری مارکیٹ ہو گیا اور اس میں اسٹیٹ بینک نہیں کر پا رہا اور شاید نہیں کر پائے گا. جی ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ کمنٹ کرنا چاہ رہے تھے. اس لیے نہیں کر پائے گا کہ اگر ہم اپریل 2019 تک کے فگر دیکھیں، 2013 سے لے کے اپریل 2019 تک پچھلے 6 سالوں میں اسٹیٹ بینک جو ہے تقریباً $45 بلین جو ہے وہ انجیکٹ کر چکا ہے اوپن مارکیٹ میں. جب بھی ڈالر کے پہ پریشر آتا ہے، ڈالر کا ریٹ بڑھنے لگتا تھا، اسٹیٹ بینک انٹروین کرتا تھا. صرف 2017 سے لے کے 2019 تک اب تک $20 بلین جو ہے وہ اسٹیٹ بینک اپنے انویسٹ کر چکا ہے، اپنے یعنی ان کو سیل کر چکا ہے. ڈار صاحب کے زمانے میں $24 بلین سیل ہوئے. تو آن این ایوریج جب اب $6 سے $7 بلین ادھار لیے ہوئے، صرف اس وجہ سے اوپن مارکیٹ میں
फेंकते जाएं कि रुपये को मुस्तहकम रखना है, तो एक ख़ास लिमिट के बाद स्टेट बैंक दिवालिया हो जाएगा, उसके पास होगा तो वो इंटरवीन करेगा ना। तो जब हम फ्री फ्लोट की बात कर रहे हैं तो ये जो मैनेज था, जो फ्लेक्सिबल जो था, ये तो पहले भी स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट था, लेकिन स्टेट बैंक सबको मालूम है कि वो इंजेक्ट कर रहा था। अब स्टेट बैंक के पास है ही नहीं है, वो इंजेक्ट नहीं कर पाएगा, और अगर नहीं कर पाएगा तो यकीनी तौर पर स्पेकुलेटर्स उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए हुकूमत को चाहिए कि वो अल्टरनेटिव वेन्यूज़ फॉर इन्वेस्टमेंट जो है फ़ौरन खोल दे, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो डॉलर में इन्वेस्ट करना बंद कर दें। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने ये तो डॉलर की बात होगी, शरह सूद का आपने बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया जो एस अकबर जैदी साहब से मैं वो पूछना चाहूँगा। जैदी साहब, ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, एक स्टूडेंट की हैसियत से मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा इकॉनमी पे। अभी अगर 12.25 तक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया गया है, ये तो हमें पता है कि जी अब बैंक से जब आप लोन लेंगे वो आपको महंगा मिलेगा, फिर आप इन्वेस्ट करेंगे, फिर उससे आप प्रॉफिट कमाएंगे, बैंक को वापस करेंगे। ये अब और पाइपलाइन में ये भी है, सुनने में आ रहा है कि मजीद 2% जो है 2% मजीद इसमें इजाफा करने जा रहे हैं। ये तो इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही डेविस्टेटिंग डिसीजन होगा। आपसे सुनना चाहेंगे कि क्या आपकी टेक है इस पे। आप सवाल ऐसे समझते हैं, उसका जवाब बिल्कुल आप उसी तरह से देते हैं जिस तरह बिल्कुल सवाल के अंदर ही जवाब होता है या जवाब के अंदर ही सवाल होता है। और आपने सही कहा। अब इसमें 2 चीज़ें होंगी, 2 या 3 चीज़ें। एक तो ये होगा कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये बार बार आपको याद होगा, ये असद उमर का फेवरेट फ्रेज था, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हम कम करें। भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर आपकी यूटिलिटी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी, कर्जे बढ़ जाएंगे, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपका कैसे कम होगा? वो तो बढ़ेगा। एक तो ये बात, तो महंगी हो जाएगी चीज़ें, आप जो बिज़नेस जो आप इन्वेस्ट करेंगे उनको वो पैसे वापस लेने पड़ेंगे, अफरात ज़र बढ़ेगी। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो हुकूमत को खुद होगा। अभी आज जो स्टेट बैंक ने और जो हुकूमत पाकिस्तान ने जो आदाद शुमार वो किए हैं, दिए हैं, उसमें ये नज़र आता है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो 11 साल में सबसे बुरा होने वाला है, और वो शायद 7.6% तक जाए। और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, जो यकीनन बढ़ेगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये 14 से कम तो होगा ही नहीं। 14 के रेट पर ये हुकूमत खुद पैसे जो लेगी, उससे ये होगा कि उसको खुद वापस देने पड़ेंगे, तो ये कर्जे, हुकूमत के कर्जे बढ़ेंगे। तो ये हर तरह से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक, एस अकबर जैदी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात होगी बढ़ते हुए सियासी दर्जा हरारत की, जिसकी एक बड़ी वजह मरियम नवाज भी हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। रमज़ान हो और गर्मियाँ हो, पाकिस्तान में ऐसे मौसम में सियासत ठंडी पड़ जाया करती थी, लेकिन इस साल मामला उलट हो रहा है। पीपल्स पार्टी की जानिब से अपोजिशन की इफ्तार के बाद सियासी दर्जा हरारत रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जा रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत और नैब दोनों पर इस वक्त मुसलसल अपोजिशन जो है वो दबाव में इजाफा करती चली जा रही है। मरियम नवाज बिलावल भुट्टो की इफ्तार में शमूलियत के बाद से कई महीनों की खामोशी तोड़कर अमली सियासत में भी मुतहरिक हो चुकी हैं। अब तक सिर्फ ट्विटर पर मुतहरिक रहने वाली मरियम नवाज ने आज जारहाना अंदाज में हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बहावलपुर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बलीगुर रहमान से ताज़ियत के बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बेटी ने जो बयानात दिए, उससे वाज़े हो रहा है कि वो अमली तौर पर हुकूमत मुखालिफ तहरीक का हिस्सा बनने के लिए भरपूर उसका इरादा रखती हैं। जो नालायक के आज़म है, इसको मैं वज़ीर आज़म नहीं कहती, लेकिन जरा एक इफ्तारी क्या हो जाती है ऑपोजिशन की, इनकी टांगें कांपने लग जाती है। लोग कहते हैं ना इसकी हुकूमत गिरानी चाहिए, मैं कहती हूँ कि अगर इसकी हुकूमत गिर रही हो, अपने 4 बंदे खड़े करके इसकी हुकूमत को खड़े रखना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले क्या है। मरियम नवाज का ये बयान कि हुकूमत को खुद गिराना नहीं चाहिए ऐसे वक्त में सामने आया जब जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ईद के बाद इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं। ईद उल फितर के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ तमाम सियासी जमातों के मेज़बानी हम करेंगे और उसमें एक मुश्तरका मौक़िफ़ तय किया जाएगा। उस मौक़िफ़ की बुनियाद पर एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाएगी और उसी हिकमत अमली के तहत हमने आगे इक़दामात करने होंगे मैदान अमल में आने के लिए। इस्लामाबाद में पूरे मुल्क को बुलाना और यहाँ पर एक बहुत बड़ा
ایک مظاہرہ جو ایک قومی سطح کا مظاہرہ ہوگا وہ اپنی جگہ پر ہمارا جو پروگرام ہے سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا. اگر سیاسی جماعتیں ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہتی ہیں، اس کی تائید کرنا چاہتی ہیں، تو پھر اس کا خیر مقدم کیا جائے گا. انتخابات کے بعد سے مولانا فضل الرحمان متحرک تھے، بلاول بھٹو زرداری فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں، مریم نواز متحرک ہیں، حمزہ شہباز بھی نیب کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں. لیکن اہم سوال یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کا ساتھ اس لیے دے رہے ہیں کہ نیب کے خلاف دباؤ میں اضافہ کیا جا سکے، جن کے خلاف گزشتہ روز سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے ایک نیب چیئرمین نیب کے متنازع انٹرویو دینے کے بعد سے شدید تنقید کی ہے. چیئرمین نیب نے انٹرویو دیا، اگر وہ انٹرویو حقیقت ہے تو وہ بڑا شرمناک انٹرویو ہے. اگر نیب چیئرمین نے اخبار نویسوں کو انٹرویو دینا ہے، نیب کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ وہ سیاسی جماعت بنائیں اور اس کا نام نیب رکھیں اور الحاق عمران نیازی کی جماعت کے ساتھ کر لیں تاکہ جو رہی صحیح کسر ہے وہ پوری ہو جائے. ملک کی سیاست پر بات کریں گے. سینئر صحافی اور تجزیہ کار عارف نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نظامی صاحب، مریم نواز آج کافی عرصے بعد یہ بتایا جا رہا تھا کہ انتخابات کے بعد سے وہ خاموش تھیں یا کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ان کی زبان بندی ہو چکی ہے، لیکن اب اچانک افطار میں ان کی شرکت اور پھر آج جس طرح کی سٹیٹمنٹس انہوں نے دی ہیں اس سے صاف جھلک رہا ہے کہ وہ اسی ٹکراؤ کے موڈ میں دوبارہ سے واپس آ گئی ہیں. یہ سارا معاملہ کس طرف آپ کو جاتا دکھ رہا ہے؟ کیا اپوزیشن جو ہے جو مقدمات میں بھی الجھی ہوئی ہے ایک مضبوط الائنس بنانے میں اور عمران خان کو ٹف ٹائم دینے میں کامیاب ہو جائے گی؟ نہیں، یقیناً یہ اب میاں نواز شریف نے اپنی پالیسی بدلی ہے اور جو جمعرات کو گزشتہ جمعرات کو جو اسلام آباد یہ کوٹ لکھپت جیل میں انہوں نے جو اپنے ساتھیوں سے ملاقات کی اس میں انہوں نے گو ایڈ دے دیا کہ یہ آپ کو فرنٹ فٹ پہ آنا ہے. اور اپنی بیٹی کو جب انہوں نے ری آرگنائزیشن میں نائب صدر بنایا تو اس سے بھی یہی تاثر ملا کہ اب وہ پالیٹکس میں عملی طور پہ آئیں گی. تو یہ ایک پہلے والا جو فیز تھا جس میں میاں نواز شریف صاحب بڑی احتیاط کر رہے تھے کہ وہ کسی کو ناراض نہ کریں اور تاکہ ان کی کوئی بیل ہو جائے اور وہ ملک سے باہر چلے جائیں، اس کے وہ تو کامیاب نہیں ہوئی. دوسرے شہباز شریف اور کی جو حکمت عملی وہ بھی ناکام ہو گئی اور مایوس ہو کے وہ لندن بیٹھ گئے. تو اس پس منظر میں پی ایم ایل این کی جو پالیٹکس ہے. لیکن جیسے آپ کہہ رہے تھے شروع میں کہ اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ خود پیپلز پارٹی اور ان کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ان کے مطابق، اور ان کا ہدف جو ہے وہ نیب کے چیئرمین ہے جنہوں نے خود ہی ایک متنازع انٹرویو دے کے اور پریس کانفرنس کر کے ان کو اپنی طرف توپوں کا رخ موڑ لیا. تو یہ جو پھر آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی ایک جو اگریمنٹ جو ابھی سائن نہیں ہوئی اور جو بجٹ کے بعد ہی میرے خیال سے یا بجٹ میں وہ دیکھ کے کہ آئی ایم ایف کی شرائط پوری ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے جو گراؤنڈ ریئلٹیز وہ ایسی ہوئی ہیں کہ مہنگائی اور یعنی ڈالر کا کے مقابلے میں روپے کا گر جانا اور بے روزگاری اور گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا سچویشن ہے جس میں تیل کو صرف تیلی دکھانے کی ضرورت ہے. جہاں تک مولانا فضل الرحمان کا تعلق ہے تو وہ وہی رول ادا کر رہے ہیں جو ایک زمانے میں مولانا فضل الرحمان کرتے تھے، مولانا غلام نوابزادہ نصر اللہ کرتے تھے. جی، نوابزادہ نصر اللہ ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز. وہ پارلیمنٹ سے وہ پارلیمنٹ سے باہر ہیں اور انہوں نے تو ایک قسم کا جو آج ویڈیو پیغام دیا اس میں یہ کہہ دیا کہ اگر اب اپوزیشن ہمارے ساتھ ملتی ہے جی آیا نو کو جو پارٹی ملنا چاہتی نہیں تو میں تو لانگ مارچ کروں گا اگرچہ اے پی سی ہوگی عید کے بعد. لیکن مولانا فضل الرحمان اپنا مائنڈ بنا چکے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس
लोग हैं और वो अच्छा निज़ामी साहब, इस पूरी सूरत हाल में महंगाई भी एक लाजमी तौर पर एक बड़ी वजह है, आवाम में फ्रस्ट्रेशन जो है वो भी अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन ये जो एक तासुर है वो आवाम में भी है, पॉलिटिशियंस में भी है, मीडिया में भी है कि असल जो वजह है वो इन दोनों जो जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी है, उनके कायदीन के खिलाफ मुकदमात हैं। तो ऐसे में अगर ये एक तासुर पाया जाता है, कुछ मुख्तसर मतलब लिमिटेड सा हो, लेकिन ये तासुर तो मौजूद है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, ऐसे में क्या एक ओपोजिशन तहरीक जो है अवाम इसलिए निकलेगी कि महंगाई बढ़ गई है वो तो ठीक है, लेकिन अगर उनके जहन में ये बात हो कि जी ये मुकदमात की वजह से ये सारा सब कुछ हो रहा है, तो फिर भी आप समझते हैं कि अवाम निकलेगी सड़कों पे? कोई ज़रूरी नहीं है। देखें PMLN तो ना सड़कों पे आने के बारे में कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ना वो सड़कों पे आती रही है। अब मियाँ नवाज शरीफ ने एक तरफ तो ये कह दिया कि जी अपनी बेटी को कहा कि मुतहर्रिक हो जाएं और पार्टी मुतहर्रिक हो जाए, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जी मुझे लंदन जाने की इजाज़त दी जाए, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर अर्जी डाल दी है। तो इससे ज़रा मिक्स्ड किस्म के मैसेजेस जाते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ जिसको आपको मद्देनज़र रखना चाहिए कि इमरान खान साहब जो है उनका किला मजबूत है और उनको उनके दरमियान और फौजी क़यादत के दरमियान एक मिसाली रिश्ता है और मेरे ख्याल से उनको पूरी बैकिंग मौजूद है। ऐसी मसला नहीं है कि इस किस्म की फोर्सेस को कोई, जिसको इमरान खान साहब खुद कहते थे तीसरे एम्पायर से कोई हमायत हासिल होगी, ऐसा नहीं है। और एक और बात बड़ी मुसलमा है कि अगर ये मुस्लिम लीग के जो और शायद पीपल्स पार्टी के भी कुछ सहन लोगों को ये एहसास है कि कोई अगर इस माहौल में अगर कोई तहरीक कामयाब भी हो जाती है तो उसकी क़यादत जो है किस तरफ जाएगी, क्योंकि जब आग लगेगी तो किस वक्त वो फैलेगी ये नहीं कहा जा सकता। और इमरान खान की नाकामी का मतलब ये नहीं होगा या जाने का कि मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत आ जाएगी या जरदारी साहब आ जाएंगे, ये सारा सिस्टम ही जो है ये तहबाला हो सकता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अभी भी इनको बड़ी एहतियात से अपना जो लाहे अमला बनाना चाहिए। ठीक, निज़ामी साहब बाकी सवाल आपसे कि अगर तो आपने जिस तरह कहा कि अगर तो इमरान साहब को ये टफ टाइम देते हैं और वो चीज़ें वाइंड अप हो जाती हैं जिसके आपने खुद कहा कि इम्कानात बड़े कम हैं, लेकिन अगर बात उस तरफ चली जाती है तो फिर ऑप्शन क्या होगा? इन हाउस तब्दीली होगी, क्योंकि आप जिस जानिब इशारा कर रहे हैं कि सिस्टम भी लपेट लिया जाएगा, वो तो किसी के फ़ायदे में नहीं, ना मुल्क के फ़ायदे की में है, ना जमहूरियत के फ़ायदे में है, ना पीपल्स पार्टी और नून लीग के फ़ायदे में। मेरा तो ख्याल है कि इमरान खान साहब को जाने नहीं दिया जाएगा, उनको सपोर्ट पूरी हासिल रहेगी और ये इन हाउस तब्दीली भी शायद इन हालात में इतनी आसान ना हो जितनी कि नज़र आ रही है। ठीक है, और अगर जरदारी साहब की बात की जाए निज़ामी साहब, तो जरदारी साहब पिछले हफ्ते दो से वो भी काफ़ी एग्रेसिव हो गए हैं, उनकी तरफ से वो खामोश थे, बिलावल बोल रहे थे, लेकिन अब जरदारी साहब खुद भी बोलना शुरू हो गए हैं। जब भी उनकी नैब की पेशी होती है वो ऐसी स्टेटमेंट्स दे देते हैं कि वो बिल्कुल टकराव की स्टेटमेंट्स होती हैं, सीधा सीधा ही इज़ रेडी टू टेक देम ऑन, इस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं। जरदारी साहब पीपल्स पार्टी और मियाँ नवाज शरीफ तो मोर सो PMLN है, वो उनके जो भाई हैं उनका बड़ा रोल है, लेकिन जो असल केमिस्ट्री है वो मियाँ नवाज शरीफ की है। तो यकीनन ये बात ठीक है जो आप कह रहे हैं कि इसमें उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनका भी दखल है, लेकिन ये बात भी याद रखें कि इनके बारे में कोई ऐसी सिचुएशन है कि इनको आने नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये तो हुई ना पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं बाज़ औक़ात वो ऐसे होते हैं कि प्लानिंग कुछ होती है और नतीजा कुछ निकलता है। मसलन मिसाल के तौर पे जी इमरान खान साहब जो हैं उनका प्रोजेक्ट तो काफ़ी हद तक अगर फेल नहीं हुआ तो फेलियर की तरफ जा रहा है, और अगर वो मज़ीद हालात खुदा न खास्ता ख़राब होते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा खान साहब को सस्टेन करना इस तरीके से, क्योंकि अगर गलती दर गलती होती चली जाएगी तो मुल्क उसका मुतहम्मल नहीं हो पाएगा। ठीक, आरिफ निज़ामी साहब सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात होगी अंदरूने सिंध तेज़ी से फैलती HIV वबा पर काबू पाने में सिंध हुकूमत क्यों नाकाम दिख रही है। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। पीपल्स पार्टी के गढ़ अंदरूनी सिंध में HIV की वबा कम होने का नाम नहीं ले रही। रोजाना की बुनियाद पर नए केसेस सामने आ रहे हैं जिनमें बच्चों की एक बड़ी तादाद शामिल है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि सिंध हुकूमत और महकमा सेहत अब तक ये मालूम करने में नाकाम रहे हैं कि यह वबा फैली कैसे और इसका जिम्मेदार कौन है। अब तक इस मामले में एक सरकारी डॉक्टर मुजफ्फर घलंगरो को रतोडेरो से गिरफ्तार किया गया, जिन पर इल्जाम था कि उन्होंने एक ही सिरिंज से कई बच्चों को इंजेक्शन लगाया जिसकी वजह से यह वबा फैली। लेकिन अगर यही वजह होती तो फिर इस गिरफ्तारी के बाद केसेस खत्म हो जाने चाहिए थे HIV के, मगर ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर मुजफ्फर जो कि खुद भी HIV पॉजिटिव निकले, अपने ऊपर आयद इल्जामात से इनकार कर चुके हैं और अब तक पुलिस भी कोई ठोस सबूत सामने नहीं ला सकी। ये मामला फरवरी में शुरू हुआ, अप्रैल तक 15 ऐसे बच्चों में HIV का इंकशाफ हुआ जिनके वालिदैन को ये मर्ज नहीं था। अब तक सिर्फ रतोडेरो में 600 से ज्यादा अफराद HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम सिंध के जो सरबराह डॉक्टर सिकंदर मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सिंध में HIV का मामला फरवरी में सामने आया, 2 माह से ज्यादा हो चुके हैं, कोई वजह सामने नहीं आई। किस बुनियाद पर HIV इतनी तेजी से फैल रही है वहाँ पर? अभी तक तकरीबन 21,500 से ज़्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है जो आम पब्लिक है, और उसमें से तकरीबन 638 के करीब पेशेंट पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 522 के करीब बच्चे हैं। अच्छा, जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है कि इसकी वजह क्या है, तो इसके लिए रिसर्च हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उसमें भी 2 टीमें हैं। एक हेल्थ डिपार्टमेंट की अपनी टीम है जो FELTP की तरफ से है, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उसका जायज़ा ले रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं। सैकड़ों लोगों से इन्होंने इंटरव्यू किए हैं और ज़्यादातर इम्कान बताया ये जा रहा है कि 60% से ज़्यादा बच्चों को जो HIV पॉजिटिव निकला है उसका जो सबब है वो सिरिंज का बार बार इस्तेमाल। तो डॉक्टर साहब, ये सिरिंज के बाद जो आप बात कर रहे हैं, क्या कार्रवाई क्या होगी? कौन लोग मुलव्विस हैं, जिम्मेदार कौन है? नहीं, हमारी इतला के मुताबिक लाड़काना ज़िले में 270 से ज़्यादा अताई डॉक्टर्स हैं जिनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया गया है। ये क्योंकि डोमेन हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से सिंध हेल्थ केयर कमीशन को दिया गया है, जो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, और उसने अपना बिल्कुल मौसर किरदार अदा करके 160 से ज़्यादा क्लिनिक्स को बंद किया है। कई के ख़िलाफ़ FIR कटवाई हैं और डॉक्टर साहब की भी क्लिनिक को सील किया था। बाकी जो डॉक्टर गांगरू हैं उसके खिलाफ एक क्रिमिनल केस दाखिल हुआ है। डॉक्टर साहब देखिए, तनकीद ये हो रही है कि मोबिलाइज करने में काफ़ी ताख़ीर की आप लोगों ने। सूबाई जो वज़ीर सेहत हैं डॉक्टर अफजल साहिबा बहुत देर से वो रतोडेरो गई, वो भी बिलावल भुट्टो ने जब नोटिस लिया उसके बाद गई। मीडिया भी इस मामले को जो है ये बताया गया कि ना उछाले ज़्यादा। आप नहीं समझते कि सूबाई हुकूमत ने भी मामले को मिस हैंडल किया, हैंडल करने में ताख़ीर की? मेरा ख्याल है कि 23 तारीख और 24 तारीख में इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। 23 तारीख को ये ख़बर आई है 13-12 बच्चों की, और 24 तारीख को हमारी टीम मिनिस्टर साहबा के हुक्म पे ही गई थी, और 25 तारीख को मैं खुद गया था। और 25 तारीख से आज तक उस रत्तेदरों के अलावा उसके आसपास के UC में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जो आसपास में रूरल हेल्थ सेंटर है, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, वहाँ पर ये स्क्रीनिंग हो रही है मुसलसल बिला नागा। रही बात ये कि मोहतरमा मैडम ने देर कर दी आने में, तो मेरा ये ख्याल है कि देखें, फील्ड के सोल्जर हम हैं, हम प्रोजेक्ट के हेड हैं, हम पहले दिन से वहाँ मौजूद हैं। डेली बेसिस पे शाम को सेक्रेटरी हेल्थ और मिनिस्टर साहबा को हम रिपोर्ट देते रहे, और जहाँ ज़रूरत महसूस हुई कि कुछ चीज़ों की मदद। डॉक्टर सिकंदर मेमन साहब, आपसे तफसीली बातचीत बड़ी बात के आने वाले प्रोग्रामों में ज़रूर करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।